अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जून पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी का आपका एक बढ़िया सा पेपर और इसको विद सॉल्यूशन देखेंगे। और इसमें हमने प्रश्न इस प्रकार से सेट किए हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस समय आपको जितनी भी क्लासेस कराई जा रही हैं सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास हैं। तो आप लोग वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिए। कुछ प्रश्न का सॉल्यूशन हम इसमें आपको कराएंगे और कुछ प्रश्न आपको होमवर्क में देंगे, जिससे आप भी प्रैक्टिस करें तो आपका भी प्रैक्टिस बढ़िया से हो। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों का। और बहुविकल्पी में जितने प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको करा के रहेंगे, क्योंकि उसमें 10 नंबर के आपके जो हैं, हम सोच रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको 10 नंबर पूरे मिले। पहला वाला प्रश्न है, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं, यानी आपका जो इंद्रजाल कहानी संग्रह है उसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा में दिया है विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, तीसरा दिया है सुदर्शन और चौथा में प्रेमचंद। तो ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराया है कि इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है, तो आपके जयशंकर प्रसाद, यानी कि आपका पहला वाला जो ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद वो आपका एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन है, भूले बिसेरे चेहरे कृति के लेखक हैं, यानी आपका जो भूले बिसरे कृति है उसके लेखक आपके कौन है, वासुदेव सरल अग्रवाल। दूसरा दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा में दिया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और चौथा में फणीश्वर नाथ रेणु। तो प्यारे बच्चों, भूले बिसरे चेहरे जो आपके हैं उसके लेखक कौन है कृति के, तो आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, यानी कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन एकदम सही है। यानी कि भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक कौन है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब अगला यानी ग वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मैला आंचल उपन्यास है, यानी आपका जो मैला आंचल है वो उपन्यास है, ये आपको पता चल गया। यानी कि एक प्रश्न आपका ये भी तैयार हो गया कि मैला आंचल किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की है। अब इसमें पूछा है कि आंचलिक उपन्यास है, दूसरा दिया है ऐतिहासिक उपन्यास है, तीसरा मनोवैज्ञानिक उपन्यास और चौथा धार्मिक उपन्यास। तो आपका मैला आंचल जो है प्यारे बच्चों कौन सा उपन्यास है, तो आपका आंचलिक उपन्यास है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो दिया आपका एकदम सही होगा। अब देखेंगे घ वाला प्रश्न, वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार हैं, यानी आपका जो वैचारिकी शोध और बोध कृति है उसके आपके रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा में दिया है प्रो जी सुंदर रेड्डी और तीसरा में जैनेन्द्र कुमार और चौथा में हरिशंकर परसाई। तो आपका जो वैचारिकी शोध और बोध कृति है उसके रचनाकार आपके कौन है प्यारे बच्चों, तो प्रो जी सुंदर रेड्डी, यानी कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही है। अब अगला अंगा में जो प्रश्न है, गुलाब राय किस प्रमुख निबंधकार है, यानी गुलाब राय जो है किस युग के प्रबुद्ध निबंधकार हैं, द्विवेदी युग, दूसरा में दिया है शुक्ल युग, तीसरा शुक्लोत्तर युग और चौथा स्वान्योत्तर युग। तो आपके जो गुलाब राय हैं वो किस युग के प्रमुख निबंधकार हैं, तो आपके द्विवेदी युग के, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। अब दूसरा में आपका हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से क वाला दिया है, निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं है, यानी कि इनमें से आपका जो है कौन से प्रगतिवादी कवि नहीं है। और पहला ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा दिया है केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा दिया है गिरजा कुमार माथुर और चौथा त्रिलोचन शास्त्री। तो निम्न में से आपके प्रगतिवादी कवि कौन से नहीं है, तो आपके गजानन माधव मुक्तिबोध हैं और केदारनाथ अग्रवाल भी हैं और त्रिलोचन शास्त्री भी हैं, यानी गिरजा कुमार माथुर जो है आपके प्रमुख प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, मैथिली सरल गुप्त की रचना है, यानी कि इनमें से आपकी मैथिली सरल गुप्त की रचना कौन सी है, भारत भारत लिख दिया गलती से, आपका भारत भारती होगा यहाँ पर, और चित्राधर, अनामिका या फिर स्वर्णधूलि। तो आपका मैथिली सरल गुप्त की जो प्रमुख रचना है आपकी वो आपकी भारत भारती, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला है बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है, यानी कि आपकी बीती विभावरी जागरी जो कविता है प्रसाद जी की किस कृति से संकलित है, आपका स्कंद गुप्त में, दूसरा दिया है चंद्रगुप्त में, तीसरा लहर में और चौथा आंसू में। तो जो आपका सही उत्तर होगा लहर में होगा, यानी कि बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है, तो आपका लहर में, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। घ वाला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित है। पहला ऑप्शन दिया तार सप्तक में, दूसरा दूसरा तार सप्तक में, तीसरा दिया है तीसरा सप्तक में और चौथा चौथा सप्तक में। तो आपके जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं किस सप्तक में संकलित हैं, तो आपका दूसरा सप्तक में प्यारे बच्चों, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अंगा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञे की काव्यकृति नहीं है, यानी कि इनमें से आपका अज्ञे की काव्यकृति कौन सी नहीं है। तो आपका कला और बूढ़ा चांद जो है वो अज्ञे की काव्यकृति नहीं है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो दिया आपका एकदम सही होगा, क्योंकि ये सुमित्रानंदन पंत की काव्यकृति है। बाकी इंद्रधनुष रौदे हुए, ऐसा कोई घर आपने देखा, आंगन के पार द्वार, ये तीनों जो है आपकी अज्ञे की काव्यकृति है। अब अगला यानी तीसरा वाला आपका जो है गद्यांश पर आधारित प्रश्न आ जाएंगे। तो गद्यांश पर आधारित आपका पहला प्रश्न हमने बहुत सारे अनेक अनेक चैप्टरों से कराए हैं, लेकिन इस चैप्टर से आपका पहला गद्यांश है कि आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है, यह अनुभव इतना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही उत्फुल्ल
मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहेंगे भी। यह पर यह ज्योत विश्वास विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। यानी कि आपका जो ये चैप्टर है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश लिखेंगे आप। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के रॉबर्ट नरसिंह होमा नामक अध्याय से उद्धृत है। और इसके जो रचयिता आपके हैं कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा इसका गद्यांश हो जाएगा। अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला है। जैसे आपका रेखांकित अंश क्या दिया है? यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहेंगे भी। यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। यानी कि आप देखेंगे कि इसमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी आपका कहते हैं कि आपके जो जितने बूढ़े लोग हैं, यानी जितने उम्र ढलती जा रही है, वो उतने ही खुश और जो है बहुत ही मुस्कानमयी है। और ये किस दीपक की ज्योत है? यानी कि आपकी कौन सी दीपक की ज्योत है? ये कन्हैया लाल मिश्र जी कह रहे हैं। लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहेंगे भी। यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अगला है गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब अगला प्रश्न, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वो उतनी ही उत्पल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? यानी कि यही जो है आपकी विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। आप यहाँ देखेंगे आगे, लक्ष्य दर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन भी, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन का भाषा के भेद रहेंगे पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है, लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया? तो लेखक ने जो है बूढ़े व्यक्ति, यानी जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उन्हीं के मुस्कानमय जीवन का आपका चित्रण किया है। अब जो प्रश्न है इसको आप लोग अथवा वाला जो दिया है आपका, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा ने निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं का व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका भाषा और आधुनिकता चैप्टर से है। तो इसका जो है आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम आपको एक जो है होमवर्क के रूप में इसलिए दे रहे हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो बढ़िया से इनके उत्तर लिख पाएंगे। तो आप लोग जो है इनके प्रश्नों को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, और अभी हम चाहेंगे तो बता सकते हैं सभी उत्तर आपको, लेकिन हमने इससे पहले बहुत सारे आपको गद्यांश पद्यांश सॉल्व कराए, इसलिए आपको कुछ होमवर्क में भी दे रहे हैं। अगर आपको इसके आंसर करने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिए, आपको फिर से इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस में एकदम कोई कसर मत छोड़िए, और जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं सबकी एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। अब अगला चौथा में आपका दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पद्यांश वाले भी प्रश्न आप लोगों को खुद ही से करना है, जिसमें पहला है आपका, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन में सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय ये मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती बारे, लो यह अश्रु अर्ध्य भर लाए। अब ये जो है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं सभी का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य है। चौथा है, कवि ने पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया है। और अगला है, नयन और कमल शब्द के दो परिवाचिक लिखिए। अब इसको करिए, या फिर अथवा में आपको जो दूसरा वाला दिया है, कारथ ही संस्कृति विगत विति, बहुधर्म जाति गति, रूप नाम, बंदी जग जीवन, भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहते, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानृत जयति सत्य माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। अब आप इसको करिए, फिर इसको। अब जितने भी आपको ये प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं सभी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इन प्रश्नों को एकदम ध्यानपूर्वक एकदम सॉल्यूशन करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो। अगला आपका जीवन परिचय से संबंधित है, और आपको जीवन परिचय में बताने की जरूरत नहीं है कौन सा याद करना है, क्योंकि जितने भी पेपर हमने सॉल्व कराए सब में आपको बता दिया, हमने बार बार बताया है कि आपको कवि में जीवन परिचय वासुदेव अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो है APJ अब्दुल कलाम का याद करना है।
और लेखक में जो आपका कवि में जो जीवन परिचय याद करना है, माफ करिए, ऊपर हमने लेखक का ये बताया था वासुदेव सरगरवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आपका एपीजे अब्दुल कलाम। और कवि में जो याद करना है अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोत और आपका महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत। और ये तीनों जो है हमने एक ही वीडियो में बताया है। और यहाँ से आपके 10 नंबर मिलते हैं, तो आप लोग इनको जल्दी से, अभी जिनका बचा है वो लोग जल्दी से याद कर लें। और अगला है लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु का सारांश लिखिए। अब इसमें जो है आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि लाटी की तैयार करिए या फिर ध्रुव यात्रा की तैयार करिए या फिर जो है आप लोग पंचलाइट की तैयार करिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन किसी एक से जरूर मिल जाएगा। अब अगला है सातवां त्यागीपति खंड का। ये आपका जिले अनुसार होता है, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हो अपने जिले का खंड का भी जो एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अब खंड ख में और आपका पहला प्रश्न, और इसको हमने आपको बार बार कराया है, ये वाला जो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद है ये हम आपको बार बार इसलिए करा रहे हैं, 2 से 3 इतने महत्वपूर्ण हैं जो आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम इन्हीं को जो है ज़्यादातर रिपीटेटिव दे रहे हैं। तो ये 7 नंबर का आपका होता है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहता है, जिसमें पहला है संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भाषा भारवी भव बुद्धिदो। और इसका जो हमने आपको पहले भी कराया है, इसलिए जो है आप लोग इसको देखिए और इसको बार बार जो है रिवीजन करिए, इसके हिंदी अनुवाद को लिख करके जाओ, जो आपके आप बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछे तो आप इसको भूले नहीं। या फिर देखेंगे आप यहीं पर दिया आपको अथवा में, अब दिया है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, यानी आपको जो है ये 2 श्लोक दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का जो है हिंदी में अनुवाद करना है। अब अगला प्रश्न देखेंगे 9वां वाला। तो 9वां प्रश्न है लोकतियों और मुहारों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। सावन हरे ना भादो सूखे, मुंह फुलाना मतलब गुस्सा होना, लोहे के चने चबाना, लकीर का फकीर होना। तो इनका जो है जो जितने भी आपको ये मुहावरे और लोकतियाँ बताए जा रहे हैं, इनका भी आप लोग अर्थ लिख करके बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये जितने प्रश्न आपको बताए जाएंगे इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण होंगे और सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हम जो है आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अब अगला देखेंगे 11वां में आप, तो 11वें का कमें दिया निम्नलिखित संयुग्मों का शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे सूर और सूर का सही अर्थ होगा, तो सूर और सूर का सही अर्थ आपका होगा वीर और देवता, यानी सूर और सूर मतलब वीर और देवता होता है, यानी कि ब वाला जो आपका ऑप्शन एकदम सही होगा। अब दूसरा इसी में प्रश्न है भवन और भुवन का सही अर्थ है। तो भवन और भुवन का जो प्यार बच्चों सही अर्थ है क्या होगा, तो भवन मतलब आपका होता है घर, यानी भवन मतलब हो जाएगा घर, और भुवन मतलब आपका क्या हो जाएगा संसार, यानी भवन और भुवन का जो आपका होगा घर और संसार हो जाएगा, यानी स वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, यानी ये 4 आपको दिए हैं, 4 में से किन्हीं एक का जो है आपको 2 अर्थ लिखना है, और यहाँ से भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग में आपका है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द अर्थ का चयन करिए। जैसे जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो आपका अद्वितीय हो जाएगा। दूसरा वाला है जो सब कुछ जानता हो, यानी जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो आपका सर्वज्ञ कहते हैं, यानी अ वाला आपका ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो मैं कलम के साथ लिखता हूँ नहीं होगा, मैं कलम से लिखता हूँ। अगला है मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो ये आपका सही ही है। अगला है राधा ने पत्र पढ़ी, यानी राधा के द्वारा पत्र पढ़ा गया, ये आपका सही होगा। अब देखेंगे 12वां में श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। ये तो हमने आपको एक ही वीडियो में बताया कि आपको रस में कौन कौन से पढ़ने हैं, और आपको अलंकार में कौन कौन से पढ़ने हैं, और आपको छंद में कौन कौन से पढ़ने हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा और जा करके जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपका 6 नंबर है। अगला 13वां में आपका पत्र लेखन है, और पत्र लेखन अभी हम आपको बताएंगे कौन सा आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं हमने लिखे हैं अपनी गली या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, या फिर अथवा में विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। अब अगला देखेंगे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसा कि इसमें हमने अपने अपने बेहतरीन टॉपिकों को ऐड किया है, मेरा प्रिय साहित्यकार पर लिखिए, या फिर पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, या फिर नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता। अगला बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, और अंतिम आपका वर्तमान भारतीय राजनीति की दिशा और दशा। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं, उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम बढ़िया लगा होगा। आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बढ़िया से लगे रहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिए। बाकी आगे आने वाले दिनों में ऐसी क्लासेस रोज आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी।